नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान स्वागत करती हूं आपका आपके इस सेशन में। आप सभी लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका टॉपिक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय कल मैंने स्टार्ट किया था प्यारे बच्चे, और कल मैंने आपको बताया था कि जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस की थी आपके साथ में। मंजीत जी गुड आफ्टरनून, रामेश्वर, बादल, धर्मेंद्र, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे, क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। पवन कुमार जी नमस्ते, नमस्ते सभी लोगों को। ठीक है, प्रदीप, शिव, हिमांशु, सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे प्यारे प्यारे बच्चों। सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और आज मुझे आपको बताना है, अपॉइंटमेंट्स बतानी है। आज मुझे अपॉइंटमेंट बतानी है, आज मुझे नियुक्ति आप लोगों को बतानी है। अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति, ये हमें आज पढ़ना है कि आपके जो जजेस होते हैं या जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है और किस आधार पे होती है। और एक आप हमेशा शब्द सुनते आए होंगे जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, जिसे हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि कॉलेजियम व्यवस्था किसको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी प्यारे बच्चे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी भी अच्छे ही होंगे। एक टीचर हमेशा हमेशा प्रे करता है कि उसके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे हों और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो नियुक्ति अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नियुक्ति में हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या बात करेंगे? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। ठीक है बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये आप पहले जानेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है और कौन करता है। अपॉइंटमेंट में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, की जाती है। तो आप लिखेंगे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आधार क्या होता है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का? ध्यान रखना, आधार लिख लेना वरिष्ठता के आधार पर। क्या लिख लेना? वरिष्ठता के आधार पर, बेस्ड ऑन सीनियरिटी। वरिष्ठता के आधार पर लिख दीजिएगा, बेस्ड ऑन सीनियरिटी, बेस्ड ऑन सीनियरिटी। वरिष्ठता के आधार पर प्यारे बच्चे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यानी आपके सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनमें जो सबसे सीनियर जज होता है, जो मोस्ट सीनियर जज होता है, उसको आपके राष्ट्रपति चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। और वरिष्ठता को आधार कब बनाया गया था? तो 1993 में, 1993 से अब आपके यहाँ पर जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं, केवल देखा जाता है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन है। और सीनियरिटी यहाँ पर आपकी किस बेस पर देखी जाती है? तो ध्यान रखना, एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं सीनियरिटी, मतलब कि उम्र के बेस पर। यह माना जाता है आपके देश में कि जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा उम्र होगी उसके पास एक्सपीरियंस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं बेटा जी, एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जो होता है एज का। एज देखी जाती है कि कौन सबसे ज्यादा उम्र का यहाँ पे जज है, और उसी
उसी को फिर हम चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देते हैं। आपसे उम्मीद करती हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे अन्य न्यायाधीशों की, कि भाई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कैसे की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं, तो प्लीज एकदम फोकस्ड होकर सुनना। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, ऑफ अदर जजेस, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्यारे बच्चे हम बात करेंगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है, ये भी आप लिखेंगे बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते अकेले, कि राष्ट्रपति का मन किया और उसको उन्होंने जो है जज बना दिया। नहीं प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, यहां लिख रही हूं, नियुक्ति से पहले, नियुक्ति से पहले, नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, यहां पे लिखना इंग्लिश में बिफोर अपॉइंटमेंट, क्या होता है बिफोर अपॉइंटमेंट, थोड़ा सा और इधर से, बिफोर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति इस विषय में, इस विषय में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, आगे लिख रही हूं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। परामर्श यानी कि कंसल्ट, ठीक है, परामर्श करते हैं। अब आपको बता दूं, यहां पे देखना, फिर एक लाइन लिखेंगे, करते हैं, उसके बाद लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनना, चीफ जस्टिस अपना परामर्श, चीफ जस्टिस अपना परामर्श देने से पहले, देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, पर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, इंग्लिश में लिखना, फॉर मोस्ट सीनियर जजेस, 4 वरिष्ठतम न्याय, उच्चतम न्यायालय के, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्याय, फॉर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से
परामर्श करते हैं। अभी मैं डायग्राम में समझा दूंगी, अभी लिखकर बता रही हूं, फिर शॉर्ट में भी आपको बताऊंगी। परामर्श करते हैं यानी कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से कंसल्ट मांगेंगे, चीफ जस्टिस 4 सीनियर जजेस से कंसल्ट मांगेंगे। और ध्यान रखना कि ये जो आपके 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं, ये जो परामर्श होगा, ये जो कंसल्ट दिया जाएगा बेटा, ये रिटर्न में मिलना चाहिए, ये लिखित रूप में होना चाहिए। अगर ये लिखित रूप में नहीं होगा तो राष्ट्रपति चीफ जस्टिस के कंसल्ट को नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति मना कर सकते हैं, यानी अगर मैं इस चीज को शॉर्ट में आपको लिखकर बताऊं, एक बॉक्स के अंदर अगर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या किया मैंने पहले लिखा अपॉइंटमेंट अदर जजेस की। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब ये जो राष्ट्रपति साहब हैं, ये किससे कंसल्ट कर रहे हैं? तो मैम ये कंसल्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस से। और चीफ जस्टिस किससे कंसल्ट कर रहे हैं? तो चीफ जस्टिस जो है ये कंसल्ट कर रहे हैं 4 मोस्ट सीनियर जजेस से, 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया बेटा शॉर्ट में सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैम ये सारा इंग्लिश में हो गया, हिंदी में लिखो। राष्ट्रपति किससे परामर्श कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश इनसे परामर्श कर रहे हैं। और मुख्य न्यायाधीश किससे कर रहे हैं? तो मैं मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। और कहाँ के हैं? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। तो इसी को हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। और ये जो परामर्श होगा 4 जजेस का, ये लिखित होना चाहिए। अगर ये लिखित नहीं होगा तो राष्ट्रपति चीफ जस्टिस के कंसल्ट को नहीं मानेंगे, ये इनके कंसल्ट को मांगने से मना कर सकते हैं। मैम इन्हें लिखित क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि ये प्रूफ रहे कि राष्ट्रपति को ये यकीन हो जाए कि मुख्य न्यायाधीश ने प्रक्रिया का पालन किया है। ऐसा नहीं किया मुख्य न्यायाधीश ने कि अपनी मर्जी से किसी को भी जज बनवा रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि जज की अपॉइंटमेंट जब हो तो केवल मुख्य न्यायाधीश ना डिसाइड करे, बल्कि और जज मिलकर भी इस चीज को डिसाइड करें। और इसी को बेटा, इसी प्रक्रिया को, ये जो मैंने आपको एक बॉक्स के अंदर बताई है, ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को इंग्लिश में से बोलेंगे प्रोसीजर। इसी प्रक्रिया को प्यारे बच्चे, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कॉलेजियम व्यवस्था या कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम व्यवस्था। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। इसी को हम कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात की गई थी और कहा गया था कि इसकी जगह NJAC बनना चाहिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन आपको बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज से साफ मना कर दिया। और ध्यान रखना कि जजेस के अपॉइंटमेंट में 1993 से लेकर अब तक कॉलेजियम व्यवस्था को ही अपनाया जाता है और ये कॉलेजियम व्यवस्था होती है। तो ध्यान रखना, ये इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। राष्ट्रपति जिसको अपॉइंट करेंगे वो आपके कंसल्ट पे अपॉइंट करेंगे। मैम इनके परामर्श को स्वीकार करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है अमित चक्र जी, क्योंकि संविधान यही कहता है, यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा किसी भी जज को अपॉइंट करने से पहले। मैम समाहरणालय क्या होता है? सोनिका, सॉरी मैं नहीं समझ पा रही हूं आपने मुझे क्या लिख दिया है। सॉरी बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी भाषा, उसको आप ठीक से लिख के मेरे पास भेजिए। तो ये होती है आपकी जजेस की अपॉइंटमेंट। अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको अच्छे से पता है कि आपको या तो स्माइली भेजनी है या फिर थम्स अप्स भेजने हैं। पायल समझदार हैं, उन्होंने पहले ही भेज दिया है। ठीक है, तो ये आपका कॉलेजियम व्यवस्था होती है, इसे मैंने आपको समझाया है। और आपको मैं ये और बता दूं कि
अदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ये आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में दी गई है, 124 के सब क्लॉज 2 में। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे अब मैं आपको बताऊंगी यहां पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या लिखेंगे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो क्या लिखेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस। और ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 126। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 126। ठीक है, थैंक यू मैम। एग्जाम की डेट आ गई है, एलपी के एग्जाम की डेट आ गई कि अभी नहीं? बेटा सीजे की अभी तो मैंने आपको बताया अमित, इंडिपेंडेंट कहाँ है प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट कहाँ है सीजे में भी? अमित जी अभी मैंने आपको बताया कि सीजे की जो अपॉइंटमेंट होगी वो सीनियरिटी के बेस पे होगी। आपके राष्ट्रपति जी को सीनियर जज को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उसमें भी उनका अपना चॉइस कहाँ है? अपना चॉइस तो तब होता जब वो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, संविधान ने निर्धारित किया हुआ है, संविधान ने निर्धारित किया हुआ है प्यारे बच्चे कि आपकी जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो वरिष्ठता के आधार पे होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परामर्श की जरूरत ही कहां है जब यहां सीधा बोल दिया गया है कि यहां पे सीनियरिटी वरिष्ठता आधार है, तो यहां पे क्यों कंसल्ट करना है? किसी से कंसल्ट कब किया जाता है कि भाई इसको बनाना है कि इसको बनाना है? कंसल्ट तो उस केस में होता है, लेकिन यहां तो साफ है ना कि जो सबसे सीनियर होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो अदर जजेस होते हैं उनमें से ही चीफ जस्टिस बनते हैं। और वो कौन बनेगा? जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी वही बनेगा प्यारे बच्चे। तो इसमें कंसल्ट की जरूरत ही कहां बची? आप बताइए, जरूरत बची नहीं। जब पहले से ही फिक्स है, संविधान में लिख दिया गया है, तो यहां जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहां कंसल्ट नहीं होता। सीमा कुमारी जी कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, वो कमेंट्स लेने पड़ते हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है बेटा, वे वैसे कमेंट्स नहीं लेती हूं। ये जो बच्चों को कंफ्यूजन है उसको दूर करना जरूरी है। ठीक है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कि आर्टिकल 126 में दी गई है। अब आप मेरी बात को सुनेंगे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सबसे पहले तो नियुक्त कौन करता है? तो लिखेंगे नियुक्ति जो की जाती है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट जो होती है वो कौन करता है? फिर से लिख देंगे राष्ट्रपति। कौन करता है प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट। लेकिन इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? तो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे दिमाग में? नियुक्ति क्यों? नियुक्ति क्यों? वाई अपॉइंट, है ना? वाई अपॉइंट, क्यों की जाती है इनकी नियुक्ति? तो क्यों का आंसर लिखो। जब कभी उच्चतम न्यायालय के, जब कभी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारण एनी रीजन, किसी कारण रिक्त हो, रिक्त यानी कि वैकेंट, रिक्त हो या वे अनुपस्थित,
या वे अनुपस्थित, या वे अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट हो, तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से, अन्य न्यायाधीशों यानी कि जो अदर जजेस होते हैं, अदर जजेस, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को, किसी एक को किसी एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं। कहीं पर भी अगर वर्ड लिखा है एक्टिंग तो इसका मतलब है कि वो कुछ समय के लिए है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 में होगी। ये बेटा सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, आर्टिकल मतलब हाई कोर्ट नहीं चल रहा है अल्पा, मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही हूं। 126 है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, आप चेक कर सकती हैं। मैम जी हमारी नहीं बताती हैं, मैम जी क्या नहीं बता रहे हैं अभिषेक, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि आपके चीफ जस्टिस हैं, अब चीफ जस्टिस भाई इंसान है, वो बीमार भी पड़ सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ कारण हो सकते हैं कि या तो वो एब्सेंट हो जाएं या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी पोस्ट वैकेंट हो जाए, वो किसी रीजन से त्याग पत्र दे दें, डेथ हो जाए तो पोस्ट क्या हो जाएगी, पोस्ट फिर क्या हो जाएगी बेटा, पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। तो आपको मैं ये बता दूं, हाँ शॉर्ट में ही बता रही हूं, सुन लो, सुन तो लो, सुन लो, एग्जाम्पल देके बताती हूं, एग्जाम्पल देके बताती हूं, एग्जाम्पल लिखो, शॉर्ट में एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, आपके जो ए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं और इनके साथ में 33 अदर जजेस हैं यानी अन्य न्यायाधीश हैं, क्योंकि 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में टोटल, तो 33 अदर जजेस हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो चीफ जस्टिस हैं, अगर मान लो कि इनकी डेथ हो जाए, ध्यान से सुनो, यानी कि मृत्यु हो जाए, या फिर बेटा ये त्याग पत्र दे दें, ठीक है, या फिर इनको हटाया जाए, हटाया जाए, हटाने की प्रक्रिया भी बताऊंगी, हटाया जाए, तो ये 3 कारण किसके हैं, ये 3 कारण हैं कि मैम इनका पद रिक्त हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। और एब्सेंट कब होंगे, एब्सेंट यानी अनुपस्थिति का कारण क्या हो सकता है, एक ही अनुपस्थिति कब होगी, ये कब एब्सेंट रहेंगे, तो मैम या तो ये बीमार हो जाएं, ठीक है, बीमार हो जाएं, या फिर इनको कोई अदर अन्य कारण से अनुपस्थित हो, ठीक है, कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, तो अनुपस्थिति भी हो सकती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश का एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। तो इसलिए क्या किया जाएगा कि भैया इन चीफ जस्टिस जो हैं, ए जो हैं, इनकी जो है डेथ हो गई, मान लो अब डेथ हो गई तो उनकी पोस्ट फुलफिल करनी पड़ेगी, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि उन्हें आर्टिकल 126 में ये पावर दी गई है कि जो इनके साथ, ए के साथ बेटा अदर 33 जजेस हैं, अन्य 33 न्यायाधीश हैं, उनमें से जिसकी सबसे ज्यादा उम्र होगी अब उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देंगे। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कब आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। मैम एक्टिंग जज को किसी भी 33 में से नियुक्त कर सकते हैं, हाँ एक्टिंग जज को 33 में से ही नियुक्त करेंगे, लेकिन सबसे सीनियर को करेंगे फिर से, एक्टिंग भी सीनियर ही बनेगा, ऐसा नहीं कि मान लो बी जो है ए के बाद सीनियर जज है, आपने सी को बना दिया, नहीं बी को ही बनाना पड़ेगा,
तो एक्टिंग बनाते समय भी बेटा, एक्टिंग जज बनाते समय, एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाते समय भी सीनियरिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन 33 अदर जजेस में से कौन सबसे सीनियर है जिसको एक्टिंग जज बनाया जा सकता है? तो क्या आपको बात समझ में आई? कार्यभाग राष्ट्रपति कितने दिन तक काम करेंगे? जब तक नए जज अपॉइंट नहीं, मतलब जब तक नए चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं हो जाएंगे तब तक योगेश जी। जब तक नए मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे तब तक यही आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस काम करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका चीफ जस्टिस, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट। अब आपने एक और आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 127, जिसमें क्या दे रखा है? जिसमें दे रखा है तदर्थ न्यायाधीश, जिसमें दे रखे हैं एक मिनट, आर्टिकल 127 इसमें क्या है? जिसमें है तदर्थ न्यायाधीश, यानी कि एडहॉक जजेस। कौन है? एडहॉक जजेस। और जब हम एडहॉक जजेस की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 127 में है, एडहॉक जजेस। अब हमें जानना है कि क्या एडहॉक जजेस को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं? इनकी नियुक्ति बताओ पहले, नियुक्ति। तो बेटा ध्यान रखना कि इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के, लेकिन, ठीक है, लेकिन आ गया तो पहले ये राष्ट्रपति का अनुमोदन लेंगे, ठीक है। क्या मैं बता रही हूं, एडहॉक जजेस आपको ध्यान रखना है कि लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मैं ये लिखना ही रह गया, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्वानुमति, ठीक है, पूर्वानुमति से। इंग्लिश में लिखेंगे, अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, by the chief justice, but after advice of president, but after advice of president, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक है बेटा। एज की सीनियरिटी देखी जाती है आपके यहां, एज की, प्यारे बच्चे, एज की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम चीफ जस्टिस क्या होता है? चीफ जस्टिस क्या होता है? शनि, आपने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिएगा। चीफ जस्टिस और आपके अदर जजेस से मिलकर सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। चीफ जस्टिस उन 33 जजों का जो है हेड होता है, अध्यक्ष होता है, और वो भारत का सबसे बड़ा, जो कह सकते हैं, न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सरकार का नहीं, सरकार का तो महान्यायवादी होता है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। मैम वर्क या एज में सीनियरिटी होनी चाहिए, विकास जी मैं बार बार कह रही हूं कि एज, 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 नॉट वर्क बेटा, एज, कई बार बोल चुकी मैं। अब ये माना जाता है ना कि जिसकी ज्यादा एज है उसको वर्क एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, इसलिए विकास राय जी, जब एज ज्यादा होगी तभी तो वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, ऐसा आपके यहां माना जाता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए। तो ये आपके तदर्थ न्यायाधीश, आर्टिकल 127 में नियुक्ति कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस। लेकिन किसका कंसल्ट ले रहे हैं? तो मैम हम कहेंगे कि कंसल्ट ले रहे हैं राष्ट्रपति का, मतलब अनुमति, सहमति ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, तब कर रहे हैं। सैलरी भी बताऊंगी, आगे सुनिए। अब आपको पूछना चाहिए कि ये आपके जो आपके एडहॉक जजेस हैं, ठीक है, ये एडहॉक जजेस कहां से आते हैं, कहां से नियुक्ति की जाती है? ये तो आपने पूछा ही नहीं।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो तदर्थ न्यायाधीश है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय, ऐसे लिखो, सॉरी थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं चीजों को, ठीक है, ऐसे लिखो, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज ऐसे तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है जिसमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, जज यानी कि न्यायाधीश, जज न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। और मैंने कल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। तो आपको मैं बता दूं कि एडहॉक जज कहां से आते हैं, सीधा सीधा तो एडहॉक जज हाई कोर्ट से आते हैं। मनीष कह रहे हैं क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, बताऊंगी बच्चा, ये भी बताऊंगी, कोई प्रश्न आपका रहेगा नहीं। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में, पहले मैंने आपको बताया कि अपॉइंट कौन करता है, दूसरा मैंने बताया कि अपॉइंट करते हैं तो इनको कहां से लाया जाता है, और अब मैं बताऊंगी कि इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है, इनकी नियुक्ति क्यों, इनकी नियुक्ति क्यों, तो नियुक्ति क्यों की जाती है वो भी इस क्यों का आंसर लिखिएगा। इनकी नियुक्ति क्यों, ध्यान से सुनना, जब सुप्रीम कोर्ट के, जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन में, जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन में, अधिवेशन यानी कि सेशन, जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन में न्यायाधीशों की संख्या, सॉरी, जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन में कोरम, कोरम, कोरम यानी कि गणपूर्ति, गणपूर्ति, जब सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन में कोरम पूरा ना हो, कोरम पूरा ना हो, और कोरम क्या होता है आपको बताया है, मतलब न्यूनतम न्यायाधीश, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, इंग्लिश में लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जब नहीं होते हैं तब हम एडहॉक जजेस को अपॉइंट करते हैं। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में सेशन होना है और सेशन होने के लिए जितने न्यायाधीशों की जरूरत है तो उतने न्यायाधीश नहीं होते हैं, अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या पूरी ना हो, पूरी ना हो तो बेटा एडहॉक जजेस अपॉइंट होते हैं, यानी कोरम कंप्लीट ना हो, और अगर कोरम कंप्लीट नहीं होगा तो सेशन नहीं होगा, और सेशन को करना होता है इसीलिए एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। एक और चीज, कारण पता चल गया। अब दूसरा, अब एक और पॉइंट लिखो जो मैं इधर लिखूंगी कि ये एडहॉक जजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है, ध्यान रखना फ्रांस के संविधान से लिया गया है,
फ्रांस के संविधान से लिया गया है। टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। एक और फैक्ट लिखना, तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और कौन करता है नियुक्ति, तो मैं बता चुकी हूं। क्यों की जाती है, बता चुकी हूं। ठीक है, और कहां से आते हैं, बता चुकी हूं। ठीक है, कोरम होता है कि आपके, ये ध्यान रखना कि यहां कोरम फिक्स नहीं है, क्योंकि यहां केस के हिसाब से सेशंस होते हैं कि किस केस में कितने जजेस की जरूरत होती है। अगर उतने जजेस कंप्लीट नहीं है, अगर उतने न्यायाधीश नहीं है, तो फिर एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, और ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। जैसे आपके लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में कोरम की जरूरत होती है, और वहां फिक्स है कि 1/10 होंगे, लेकिन यहां फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो केस होता है, केस के हिसाब से नंबर ऑफ जजेस की जरूरत होती है। अगर उतने नहीं होंगे तो फिर सेशन नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो सेशन को कंप्लीट करने के लिए, अधिवेशन को चलाए रखने के लिए इनकी जरूरत होती है। और ये आपके जो है एडहॉक, तो एडहॉक क्या होता है, टेम्पररी होता है, हमेशा अस्थाई होता है, कुछ समय के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो जाएंगे, नहीं, एडहॉक पे आते हैं। एडहॉक का मतलब आपको पता होना चाहिए, टेम्पररी। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीश क्यों आते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में कोरम जब पूरा नहीं होता, यानी न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या पूरी ना हो, किसके लिए, अधिवेशन के लिए, तो हम एडहॉक जजेस को लेकर आते हैं। ठीक है, एडहॉक कम्युनिटी से कह रहे हैं बच्चे कि एडहॉक कमेटी से इनका कुछ लेना देना है, नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताऊंगी इनकी पदावधि, न्यायाधीशों की पदावधि क्या होती है। चाहे आप न्यायाधीशों की बात करें, चाहे चीफ जस्टिस की, एक ही बात होती है, टर्म ऑफ ऑफिस। कल से आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनकी पदावधि क्या होगी, इनका कार्यकाल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इनका कार्यकाल होता है एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 वर्ष की आयु। क्या लिखेंगे, 65 वर्ष की आयु, एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 वर्ष की आयु तक बेटा ये अपने पद पर रहते हैं। जिस दिन इनकी 65 साल की उम्र पूरी हो जाती है, ये आपके जो हैं रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये उनकी रिटायरमेंट एज है। यहाँ ईयर्स नहीं होते हैं, और ये इनकी मैक्सिमम एज होती है। मैं यहाँ लिख देती हूं, ये इनकी क्या होती है, मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज होती है प्यारे बच्चे, यानी कि अधिकतम आयु। मैक्सिमम एज होती है, अधिकतम आयु होती है। इससे ज्यादा फिर ये आगे काम नहीं कर सकते। अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज, इस पे ये रिटायर हो जाते हैं। नहीं, एक्टिंग जज वो बनेगा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। उत्तम कुमार जी, दो मुख्य न्यायाधीश थोड़ी होते हैं, अदर जजेस में से एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। ध्यान से पढ़ो बेटा, शपथ भी बताऊंगी प्यारे बच्चे, सब बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो और पढ़ो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया ये त्यागपत्र किसको देते हैं, त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन किसको देते हैं। तो रेजिग्नेशन ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं। रेजिग्नेशन किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, राष्ट्रपति को ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इन्हें कैसे हटाया जाता है। इन्हें कैसे हटाया जाता है,
किसकी बात कर रहे हैं? जजेस की और चीफ जस्टिस दोनों की। इन्हें कैसे हटाया जाता है? यानी कि मैं इंग्लिश में एक ही वर्ड लिख सकती हूं, रिमूवेबल प्रोसीजर। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? रिमूवेबल प्रोसीजर क्या होता है? तो रिमूवेबल प्रोसीजर में सबसे पहला प्रश्न एग्जामिनर का कि इनको हटाने का आधार क्या होता है, इनको हटाने के लिए ग्राउंड क्या होता है। तो आप लिखेंगे पहला, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अभी समझा रही हूं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार पहला आधार होता है। और दूसरा होता है बेटा असमर्थता। असमर्थता यानी कि इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी, असमर्थता, ये दो इनको हटाने के आधार होते हैं। पहला वाला समझाओ मैम। सिद्ध कदाचार मतलब? सिद्ध कदाचार मतलब कि किसी जज ने पैसे लेकर जजमेंट दे दिया, वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, वो किसी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, तो उसको बोला जाएगा कि तुम्हारा काम तो न्याय देना है और तुम खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हो, हटाओ इसको, ये जज बनने लायक नहीं है। दूसरा असमर्थता, मान लीजिए कोई आपका जज अपॉइंट हो गया है, ठीक है, वो आपका न्यायाधीश अपॉइंट हो गया है। और ध्यान रखना, प्रोसीजर को ध्यान से समझना, क्योंकि सेम प्रोसीजर आपके मुख्य न्यायाधीश को हटाने का है, सेम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है, सेम हाई कोर्ट के जज को हटाने का है, सेम कैग को हटाने का है, सेम इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का है और सेम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का है। ये कई जगह पर फॉलो होता है। लिख दूंगी नीचे कि किस किस को इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मैम जी रिटायर 65 साल से पहले इस्तीफा दे सकते हैं? अरे इस्तीफा आपका जब मन करे आप तब दे सकते हैं। त्यागपत्र देने के लिए कोई एज थोड़ी होती है, वो तो आपका जब मन करे, आपकी आज नौकरी लगी है कल दे दो, कौन तुम्हें रोक रहा है? ठीक है धीरज जी। तो असमर्थता यानी इनकैपेसिटी किसको कहेंगे? कि किसी को आपने जज अपॉइंट कर दिया, अब वो जब जज अपॉइंट हुआ है, पता चला कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, उसके साथ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, तो ये सब क्या है? ये सब में भी कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा तो इसे हटा दिया जाएगा। अब दूसरी बात कि हटाता कौन है, हटाने वाले व्यक्ति का नाम भी बता दो। तो बेटा आपको मैं ये बता दूं कि ध्यान रखना कौन हटाता है, तो आप कहेंगे संसद द्वारा हटाया जाता है। संसद द्वारा हटाया जाता है। और इसके लिए क्या किया जाता है? संसद द्वारा हटाया जाता है, लिख दिया। इसके लिए संसद के किसी भी सदन में, इसके लिए संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, लिखिएगा इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या आइदर हाउस भी लिख सकते हो, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में, इसके लिए संसद के किसी भी सदन में इनको हटाने से संबंधित, इनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव, संबंधित प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। आप चाहे लोकसभा में भी लेकर आ सकते हैं और चाहे तो राज्यसभा भी इस प्रस्ताव को ला सकती है। पेश करने का होता है इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इंट्रोड्यूस्ड बेटा किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज को ध्यान रखना कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा, ध्यान से सुनना, अगर प्रस्ताव लोकसभा में पेश, लोकसभा में पेश,
पेश होगा, पेश होगा तो 100 लोगों का हस्ताक्षर, तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर। तो क्या चाहिए? 100 सदस्यों का हस्ताक्षर, यानी 100 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए। और ये मेंबर्स कहां के होने चाहिए? लोकसभा के। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ अल्पा मौर्य, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर लोकसभा में प्रस्ताव पेश करना है तो 100 लोगों का, 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। लेकिन अगर हम मान लें, अगर, और दूसरा लिखना, अगर प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करना है, राज्यसभा में पेश होगा, ठीक है, राज्यसभा में पेश होगा तो 50 लोगों का या 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, 50 सदस्यों का हस्ताक्षर, यानी 50 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए। ऐसा क्यों मैम? कि लोकसभा में 100 का और राज्यसभा में 50 का, क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है लोकसभा के कंपैरिजन में। तो अगर लोकसभा प्रस्ताव लेकर आएगी तो 100 सदस्यों का कम से कम उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर चाहिए, तभी वो पेश होगा, वरना वो पेश भी नहीं होगा। और राज्यसभा में अगर पेश करना है तो 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए। अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूं एग्जाम्पल लेकर कि हम कर रहे हैं प्रस्ताव लोकसभा में पेश, प्रस्ताव लोकसभा में पेश, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में हम क्या कर रहे हैं? प्रस्ताव, प्रस्ताव को बोलते हैं मोशन। तो क्या लिखेंगे? इंट्रोड्यूस द मोशन इन लोकसभा, लिख दो इंग्लिश में भी, ये एग्जाम्पल है, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस द मोशन, इंट्रोड्यूस द मोशन इन लोकसभा, इन लोकसभा। अब जब लोकसभा में पेश करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला 100 लोगों का हस्ताक्षर, लोग नहीं लिखेंगे, सदस्य, 100 सदस्यों का हस्ताक्षर, सदस्य कहां के? लोकसभा के, सदस्यों का हस्ताक्षर पहली प्रक्रिया होगी। जब ये हस्ताक्षर, जब ये सिग्नेचर मिल जाएंगे प्यारे बच्चे, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप शुरू होगा। दूसरा फिर ये होगा लोकसभा में पेश, अब होगा ये लोकसभा में पेश, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, फिर लोकसभा में पेश होगा। तीसरा स्टेप, फिर इस पर क्या होगी? चर्चा, कहां पर? लोकसभा में, डिस्कशन होगा। और फिर बेटा चौथा आप जानते ही हैं कि ये प्रस्ताव चौथे स्टेप में क्या होगा? प्रस्ताव पारित। लेकिन किस बहुमत से? तो आप लिखेंगे 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत या 2/3 मेजॉरिटी से पारित, 2/3 बहुमत से पारित। पास्ड द मोशन विद 2/3 मेजॉरिटी इन लोकसभा, लोकसभा में ये 2/3 बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। अब यहां से पास होने के बाद प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां से पास होने के बाद में 5वां स्टेप होगा, राज्यसभा में जाएगा। कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और यहां जाकर राज्यसभा में जब पहुंच जाएगा तो राज्यसभा में पेश होगा, ठीक। फिर छठा स्टेप हो जाएगा, यहां पर पेश होने के बाद क्या होगा? इस पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। फिर 7वां स्टेप, यहां से भी प्रस्ताव पारित होगा। और ध्यान रखना कि यहां पर भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, 2/3 बहुमत से पारित, बेटा ध्यान रखना। और फिर बेटा यहां से पास होकर 7वां हो गया, 8वां स्टेप होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और जज हट जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर। और उसके बाद 8वां
ठीक है, 8वां ये हो गया। जैसे ही ये हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर करने के बाद यहां लिख दूं, हस्ताक्षर के बाद जज हट जाएगा, जज हट जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है। इसके अलावा और कोई आपको चीज याद नहीं कर रही, मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर हम इसे राज्यसभा में पेश करें तो आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जहां 100 सदस्य हैं वहां 50 लिख देना, जहां लोकसभा है वहां राज्यसभा कर देना, और जहां राज्यसभा है वहां लोकसभा कर देना। सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। ये जज को हटाने की प्रक्रिया होती है और ये बेटा अब तक किसी पर भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और ये किस किस को हटाने की प्रक्रिया है, लास्ट लिखूंगी। इसी प्रक्रिया से हाई कोर्ट के जज, ठीक है, इसी प्रक्रिया से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और बेटा इसी प्रक्रिया से कैग, इसी प्रक्रिया से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो मैंने आपको पंचायत और नगर पालिका में पढ़ाया था। ये सब इसी प्रक्रिया से हटते हैं, सबका यही प्रोसीजर है, सेम चीजें हैं। आज के लिए क्लास को यही विराम देती हूं, अगली क्लास में सुप्रीम कोर्ट खत्म करके हाई कोर्ट शुरू करूंगी। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।